नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, मैंने कल भी बता रखा था कि आज हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी देख रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्स होने चाहिए। तो आज कुल मिलाकर हम उन विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे जो इतिहास को समझने और इसके साथ साथ एक आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए हो। तो आज हम प्राचीन इंडिया यानी इतिहास की जो शुरुआत होती है वहां से हम लोग बात करेंगे और इसको मध्यकालीन भारत के इतिहास से यानी मोहम्मद बिन कासिम से ले जाकर जोड़ देंगे। पहली बात तो ये कि प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह की एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उन विभिन्न पहलुओं पर आज बात हो रही होगी। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहली बात तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दो होते हैं, एक साहित्य होगा और एक पुरातात्विक। पहले देख लीजिए एक बार, आप पूरा देख लिया। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक साहित्यिक स्रोत होगा और एक पुरातात्विक होगा। साहित्यिक में एक धार्मिक, तीन पार्ट में रहेगा, एक धार्मिक, एक लौकिक और दूसरा विदेशी यात्री विवरण। जो धार्मिक इतिहास होगा उसमें वेद, उसको तीन पार्ट में बांटा जाएगा, एक ब्राह्मण साहित्य होगा, एक बौद्ध साहित्य होगा और एक जैन साहित्य होगा। ब्राह्मण साहित्य में जो हम विभिन्न पहलुओं पर समझ रहे होंगे वो होगा वेद। वेद को मैं पहले से भी बता चुका हूं कि वेद चार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ रहे होंगे कि वेद, किस वेद को सतवेद किस वेद को सतवेद कहा जाता है, ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है, चिकित्सा का वेद किस वेद को कहा जाता है, यज्ञों का वेद किस वेद को कहा जाता है, भगवान कृष्ण का उल्लेख किस वेद में है, भगवान सोम का उल्लेख किस वेद में, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में। इस सभी विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल है, उन सभी मंडलों के रचयिता कौन है। तो पहले के जैसे कर्णव है, दूसरे के भार्गव है, तीसरे के विश्वामित्र है, चौथे के वामदेव है, पांचवें के अत्रि है, छठवें के भरद्वाज है, सातवें के वशिष्ठ है, आठवें के पौमान है, आठवें के कर्ण ऋषि व आंग्रिस है, नौवें के पौमान है, दसवें के शूद्र सूक्ति और महासूक्ति। तो सभी विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे हम लोग विस्तार से। तो वेद पढ़ेंगे, वेद के बाद ब्राह्मण के बारे में हम लोग समझेंगे, अरण्यक क्या होता है इसके बारे में समझ। आईएएस में तो ये पूछ दिया था क्वेश्चन कि क्रम से सजाइए, ये चार तक पूछा था कि वेद, वेद के बाद कौन, तो ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद कौन, अरण्यक, अरण्यक के बाद कौन, उपनिषद। तो ऐसे पूछा था आईएएस एग्जाम में। तो पहले क्या पढ़ेंगे, वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक को समझेंगे, फिर उपनिषद को। उपनिषद, वेदांग, वेदांग क्या होता है, तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, 6 वेदांग है, उसको समझेंगे। सूत्र के बारे में समझेंगे कि सूत्र क्या है। महाकाव्य, रामायण, महाभारत के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। पूरा लॉकडाउन तो रामायण और महाभारत में ही बीता है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। धर्मशास्त्र के बारे में सीखेंगे। लॉकडाउन में देखे है ना भाई, महाकाव्य में जैसे महाभारत चल रहा था, रामायण चल रहा था, तो उसके बारे में। धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र देखेंगे, स्मृतियाँ देखेंगे, टीकाएँ देखेंगे। स्मृतियाँ में मनुस्मृति का नाम बहुत चर्चा में है, और चर्चा में है क्या, चर्चा में रहता ही है, सब लोग जानते हैं मनुस्मृति के बारे में, और युवा लोग तो ऐसे भी बहुत जानते हैं मनुस्मृति के बारे में। इसके बाद जब बौद्ध साहित्य में पढ़ेंगे
बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे और बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग कर रहे होंगे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, महापरिनिर्वाण क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। इसके साथ साथ उन्होंने कैसे उपदेश दिए, सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, सबसे बाद में उपदेश कहाँ दिए, सबसे पहले जब उपदेश दिए तो किन व्यक्तियों को उपदेश दिए, ज्ञान प्राप्ति का हुआ, पीपल वृक्ष से उनका क्या संबंध था, हाथी से क्या संबंध था, पिता कौन थे, माता कौन थे, क्या कारण था कि वो अध्यात्म की तरफ मूव किए, क्या कारण था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में IAS मेंस का क्वेश्चन है कि क्या कारण था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म उद्भव की ओर थे और अन्य धर्म अपने डाउन स्थिति में थे। तो बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, उसी हिसाब से जैन साहित्य पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जैन धर्म को मगध साम्राज्य से जोड़ रहे होंगे, उन विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे कि चेटक वोटक के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। त्रिशला का कैसा संबंध था चेटक से, महावीर स्वामी से। क्वेश्चन यहाँ तक इंटरव्यू में बना था कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो कितने वर्ष के थे, बताइए। तो उन सभी विभिन्न पहलुओं पर बात होगी। फिर इसके बाद जैन साहित्य के बाद पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में किसके किसके बारे में पढ़ना है। एक तो भाई यूनानी के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी यानी सिकंदर। यूनान का नाम लेते ही हम लोग के दिमाग में चला जाता है सिकंदर, तो सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। फिर चीनी, और चीनी के बाद मुस्लिम। यूनानी में किसके बारे में बात करना है, तो स्काइलेक्स, हिकैटियस के बारे में सब लोग जानते हैं, जितने भी जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं सब जानते हैं कि हिकैटियस को जियोग्राफी का जनक कहा जाता है। वैसे तो वर्तमान भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज को जब कहा जाता है, तो मेन भूमिका में हिकैटियस है जियोग्राफी के जनक। इसके बाद हेरोडोटस को इतिहास के स्टूडेंट सब जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका हुआ करता है। इसके साथ साथ टेसियस के बारे में जानेंगे। ये जो चारों यात्री हैं यूनानी, ये सिकंदर के आने से पहले के हैं। फिर उसके बाद निर्याकस के बारे में जानेंगे, जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता है। फिर आने से क्रेटस के बारे में जानेंगे। निर्याकस के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहीं पे सेलुकस निकेटर के बारे में समझ रहे होंगे। तो निर्याकस, अनिसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और इसके बाद मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसस। मेगास्थनीज के बारे, डाइमेकस के बारे में और डायोनिसस, तीनों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो रही होगी। और मेगास्थनीज को सेलुकस निकेटर के साथ जोड़ रहे होंगे और सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा रहे होंगे और वहाँ पे एक पुत्र का पैदा करेंगे जिसका नाम रहेगा बिंदुसार, बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, मित्रगण, एक ही नाम है सर। फिर डायोनिसस के बाद डियोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन। ठीक। फिर चीनी यात्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो चीनी यात्री में किसके बारे में पढ़ना है, तो पहला है फाहियान, जो प्रथम चीनी यात्री है, भारत आने वाला, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। उसके पुस्तक का नाम रहता है फोक युगी। CUकी की बात नहीं हो रही है, फोक युगी। तो फाहियान की पुस्तक का क्या नाम था, फोक युगी। फिर सुंग युंग के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर हेनसोंग के बारे में बात कर रहे होंगे और इसके साथ साथ फिर हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है और इसके पुस्तक का नाम CUकी रहता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो कहाँ पे थे, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है और इसके पुस्तक का नाम रहता है CUकी। नालंदा विश्वविद्यालय में सभी, फाहियान भी नालंदा विश्वविद्यालय में आता है और हेनसोंग भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आता है और उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र हुआ करते हैं। फिर उसके बाद लित्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर मतवालिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर चाओजू कुआ के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीनी यात्री हैं। चीनी यात्री के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे मुस्लिम में इब्न खुर्दाव के बारे में पढ़ेंगे, सुलेमान के बारे में पढ़ेंगे, अल मसूदी के बारे में पढ़ेंगे और अलबरूनी के बारे में तो पहले ही से मैं जब महमूद गजनवी बता रहा था तो उसी समय बता दिया हूँ, तो फिर से एक बार पढ़ लिया जाएगा अलबरूनी को। क्यों, इसके बाद ये तो साहित्यिक स्रोत थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत पे। इसमें अभिलेख पढ़ेंगे, कहाँ से कौन से अभिलेख मिले हैं,
आईएएस में कंगन हल्ली वाला पूछा था, अशोक का कंगन हल्ली अभिलेख, जिसमें रानियों अशोक के नाम से उसे जाना जाता है। तो हम सभी विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है, जो संस्कृत में पहला अभिलेख लिखा गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत का उल्लेख है। अशोक के जो दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ, ये सब अभिलेख के बारे में मैंने बताया है। तो ये सब सांची स्तूप है, वो तो सभी विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे होंगे। फिर सिक्के, आहत सिक्के क्या थे, पंचमार्ग उसी को कहा जाता था। सिक्के कौन से, वह शासक किस तरह के सिक्के चलाए। रामसिया के सिक्के मैंने बताया था कि अकबर चलाता है। नालंदा सिक्के हर्षवर्धन चलाता है। तो इन सभी विभिन्न पहलुओं पर, दिनार बताया था, इन सब के बारे में सीखेंगे। फिर मृदभांड PGW क्या होता है, इन सभी विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे। फिर मुहरे, मुहरे क्या होते हैं उसके बारे में। फिर मूर्तिकला, आईएएस में मूर्तिकला, चित्रकला, यानी कला संस्कृति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस समय वर्तमान समय में आईएएस में बन रहा है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का नाम आते ही दिमाग में चलने लगता है शाहजहां, जो मुमताज की याद में आगरा को बस ताजमहल बनवाता है। तो स्थापत्य कला और मूर्ति कला को विस्तार से देख रहे होंगे हम लोग आईएएस के लिए। ये सब आईएएस के लिए है, लेकिन इसमें भी ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अभिलेख भी ले लीजिएगा आईएएस के लिए, ठीक। तो ये साहित्यिक स्रोत हैं। इसके बाद हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, आइए उसको देखते हैं। हम लोग जहाँ से शुरू करेंगे वो पहला टॉपिक होगा हम लोग का, पहला जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग बात करेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास। पहला हम लोग का टॉपिक, जो पहला लेक्चर हम लोग बात कर रहे होंगे, होमो सैपियंस ओपियंस सब उसमें रहेगा। रामापिथेकस से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक जो हम लोग शुरुआत करेंगे कल, यहीं से करेंगे कि मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास कहाँ से, कैसे और किस प्रक्रिया के तहत हुआ और कैसे साक्ष्य मिलता है, इन सभी बातों को कल हम लोग पहले लेक्चर में करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा हम लोग का जो टॉपिक होगा कल, वो काल से संबंधित होगा। काल कहने का मतलब है समय से। और समय मैं कह रहा हूं तो इसमें 3 काल थे, उसको देखिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होगा नव पाषाण काल, ठीक। तो पूरा पाषाण काल को पहले हम लोग कर रहे होंगे, फिर मध्य पाषाण काल को, फिर नव पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को जब हम लोग कर रहे होंगे तो वहां पे 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पूरा पाषाण काल, पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होगा, ये उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पे निम्न होगा, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूर्ण पाषाण काल, ठीक। काल के समय हम लोग किसको देखेंगे, ये पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। लेकिन जब हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पहले उसी का एक पार्ट है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल या पूर्ण पाषाण काल या उच्च पूर्ण पाषाण काल, इसको कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे कि ये जब पाषाण काल पढ़ लेंगे
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक, ये पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। दूसरा काल से संबंधित है, काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और तीसरा हम लोग क्या कर रहे होंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसके बाद जब हम लोग चौथे टॉपिक पे जाएंगे, यानी चौथे लेक्चर पे जा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि एक एक दिन में ये लेक्चर खत्म होगा, मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ कि एक एक दिन का, लेकिन चलेगा 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक। ठीक, तो चौथा जो टॉपिक होगा हम लोग का क्या होगा, तो हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से लेकर पतन तक की पूरी प्रक्रिया को समझ रहे होंगे कि क्या कारण था कि उसका पतन हो गया। बाढ़ को बताते हैं लोग, जलवायु परिवर्तन को बताते हैं, तो सब पे बात करेंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं, चौथा हो गया पांचवा जो हम लोग का लेक्चर होगा क्या होगा वो, तो ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बारे में समझ रहे होंगे कि कहाँ से कब तक ऋग्वैदिक काल चला। ऋग्वेद से समझ में आ जा रहा है कि ऋग्वैदिक शब्द की बात है। यहाँ से वेद उद की शुरुआत करेंगे हम लोग, और पूरा वेद को डीपली कर रहे होंगे, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण सब करेंगे। इसके बाद ऋग्वैदिक के बाद हम लोग का चलेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो छठा लेक्चर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल। फिर इसके बाद क्या चलेगा, जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म। सिर्फ 2 धर्मों का नाम लिख रहा हूं मैं, वैसे चारवाक और वाक सब दर्शन इसमें चल रहा होगा। जब जैन धर्म बौद्ध धर्म चलेगा तो इसी स्थिति के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे महाजनपद। क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। कितने महाजनपद थे, 16 थे। कैसे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे, तो अंगुत्तर निकाय और अचरांग सूत्र के माध्यम से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाजनपद में 16 महाजनपद है, और उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ महाजनपद एक हुआ जिसे हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। तो फिर मगध इसी का एक पार्ट हो जाएगा महाजनपद का, जिसे हम लोग कहेंगे कि मगध है। और मगध पे शासन करने वाले आज तक अभी तक जितने हम लोग को साक्ष्यों के हिसाब से पता चलता है, सिंह विष्णु वंश तक, मगध के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबासार। उनके पिता का नाम था वसु। जो मगध की जो राजधानी थी, जिसको पहले हर एक के मगध की जो राजधानी थी, जिसे हम लोग कहते हैं कि राजगृह थी या गिरब्रिज थी, उसको बसाया कौन था, उसी को वसुपुर के नाम से जाना जाता था। जो मगध के संस्थापक थे बिंबासार, उन्हीं के पिता थे, जिनका नाम था वसु, और वसु ही बसाए थे किसको, गिरब्रिज। तो मगध पे 3 शासक, पहले 3 कौन से मगध से, एक हम लोग बात करेंगे वसु को ले लेते हैं, इनके पुत्र बिंबासार को ले लेते हैं, सॉरी वसु बृहदत्त थे, मगध के संस्थापक बृहदत्त थे, गलती से नाम में बिंबासार ले लिए। वसु, बृहदत्त और जरासंध, 3 लोग थे। ये इनके पुत्र थे और ये इसके पुत्र थे। तो मगध की जो राजधानी थी, जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं इस समय,
या इसी को पहले गिर ब्रिज कहा जाता था, या इसी को पहले वसुपुर के नाम से जाना जाता था। इसको कौन बसाया था? ये। तो क्या हो गए ये? संस्थापक। इन्हीं के पुत्र थे जो मगध के संस्थापक हैं, और इन्हीं का पुत्र है जो मगध का अंतिम राजा है। अब मगध पे जो वंश शासन किया, जिसको पहले वंश के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है हर्यक वंश, या उसी को पृतहंता वंश के नाम से जानते हैं। पृतहंता वंश उस वंश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पिता की हत्या करने वाला वंश है। तो आइए देख लें कौन कौन से वंश को हम लोग पढ़ना है। यहाँ पे क्या था? मगध। मगध में 3 लोग के बारे में, एक हो गए वसु, दूसरे हो गए बृहदत्त, और तीसरे हो गए जरासंध। ठीक। इस पे जो पहला वंश शासन किया उसे कहा गया हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन से सुल्तान शासन किए? तो पहला जो था उसका नाम था बिंबासार या बिंबिसार। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग कर रहे होंगे कि बिंबिसार कैसे राजा बना, क्या कारण था, कैसे मृत्यु। बिंबासार के बाद जो शासन किया उसका नाम था इसी का पुत्र, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो शासन किया उसका नाम था इसी का पुत्र, जिसका नाम था उदयन। ठीक। उदयन के बाद जो शासन किया उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद जो शासन किया उसका नाम था मांडुक, और इसके बाद जो शासन किया उसका नाम था नागदशक। तो ये पहला वंश था जो शासन किया मगध पे। इसके बाद जो शासन किया यहाँ पे, इसकी हत्या करके या इसको हटाकर, उसका नाम था नागदशक। नागदशक के बाद कलाशोक जो किस वंश से संबंधित था? तो हम लोग क्या कहेंगे? शिशुनाग वंश से संबंधित था। तो इसके बाद कौन सा वंश आया? तो शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग वंश में कौन कौन शासन किया? तो पहला तो एक संस्थापक ही था जिसका नाम था शिशुनाग। दूसरा था जिसका नाम था कालाशोक। पूरा विस्तार से कर रहे होंगे। द्वितीय बहुसंगीति इसके समय, और प्रथम बहुसंगीति इसके समय। कलाशोक के बाद अंतिम इसका राजा आता है जिसका नाम रहता है नंदी वर्धन। ठीक। शिशुनाग के बाद जो अगला यहाँ का वंश आता है, जिस वंश को हम लोग कहते हैं कि नंद वंश है, या नंद वंश को ही नवनंद वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से राजा शासन किए? एक का नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद पांडु का है। फिर इसके बाद फिर पांडुगति है, फिर भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर गौछाड़िक, फिर सिद्धशक, दशक, फिर कैवर्त, फिर घनानंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शासक थे, इसीलिए इस वंश को नवनंद वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो यहाँ का नंद वंश के बाद जो शासन किया, पहली बात तो इसी समय सिकंदर आक्रमण करता है, इसी के समय। और इसके बाद जो यहाँ से अगला वंश आता है जिसे हम लोग
मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन कौन शासन किया, तो आइए देखते हैं उसको। तो पहला जिसका नाम था बिंदुसार, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। वीडियो में आ रहा है ना इधर तक? ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी का पुत्र आता है जिसका नाम रहता है बिंदुसार। बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिंहसेन, सिंहसेन, भद्रसारा, मित्र घाटा, मित्रकूटा, समित्र चेटक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक नाम लिख दे रहा हूँ, जब वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो विस्तार से कर रहे होंगे। बिंदुसार के बाद इसी का पुत्र आता है जिसका नाम रहता है अशोक, जिसके समय तृतीय बहुसंगीति और कलिंग विजय करने वाला दूसरा शासक होता है और पहला शासक ये होता है महापद्म। अशोक के बाद आता है कुणाल। कुणाल के बाद बुधपलित। बुधपलित के बाद इंद्रपलित। इंद्रपलित, फिर संप्रेति, फिर सलिसुक। सलिसुक के बाद देवधर्मन। देवधर्मन के बाद सतघन्ना, फिर बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बृहदत्त। ये बृहदत्त अलग है और ये बृहदत्त अलग। जब मौर्य वंश शासन कर लिया तो इसी के बाद अब अगला वंश आएगा जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते होंगे। इसको मिटाया जाए। तो मगध पे अगला वंश कौन सा आया? शुंग वंश आया। वहां पे शिशुनाग वंश था, यहाँ पे शुंग वंश है। शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र, शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, सुजेष्ठ, देवभूति अंतिम सुल्तान होगा। इसके बाद कौरव वंश आया। कौरव वंश में कौन था? तो वासुदेव। यहाँ अग्निमित्र है, यहाँ भूमि मित्र होगा। नारायण, सुशर्मा। इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कि शक आएंगे सब। शक में कौन कौन आएगा? पहला शासक मो आएगा, फिर दूसरा रुद्रदामन आएगा, फिर रुद्र सिंह आएगा, फिर मेंड्रेटस आएगा, मेंड्रेटस, फिर गोंडो फर्नीज आ जाएगा, फर्नीज। तो अंतिम शख्स कौन था? गोंडो फर्नीज। इसके बाद कौन आया? तो कुषाण आए सब। कुषाण। कुषाण में कौन कौन थे? तो पहला कुजुल कंडीफिसस, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण, कंडीफिसस। फिर भीम कंडीफिसस, कनिष्क प्रथम जिसके समय अंतिम बहुसंगीति हुई थी यानी चौथी, कनिष्क प्रथम। फिर हुष्क आएगा, फिर कनिष्क द्वितीय आएगा। साथ साथ में लिखते रहिएगा, तुरंत मिटा दूंगा। कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम, फिर कनिष्क
तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय, अंतिम कुषाण। ठीक, लिखिए। शक के बाद जो आया सब उसका नाम था सातवां, इसको मिटा दी नीचे, चलिए ऊपर मिटा देते हैं। इसके बाद सातवाहन है सब। सातवाहन में कौन कौन थे? तो पहला जो संस्थापक था जिसका नाम था सिमुक, फिर सतकर्णी, फिर कृष्ण, फिर हाल, फिर गौतमी सतकर्णी, फिर यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, फिर वशिष्ठी पुल्लुमावी, आ रहा है वीडियो में? ठीक। सातवाहन के बाद जो अगले आए चोल, फिर इसके बाद चेर, चोल चेर पांडे आए, फिर इन सबों के बारे में एक साथ करेंगे। फिर इसके बाद गुप्ता है सब, या गुप्त वंश आए। गुप्त वंश में कौन कौन थे? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का व्यालंकार सूत्र के तहत इसे चंद्र प्रकाश कहा जाता है। समुद्र गुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, उड़ो को आक्रमण से संबंधित गाजीपुर में एक भीतरी अभिलेख है इसके नाम, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य इसी के अभिलेख से, एरण अभिलेख से मिलता है। नारायण गुप्त, सॉरी नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त। फिर इसके बाद कुमार, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद कुमारगुप्त तृतीय, फिर अंतिम सुल्तान इसका रहेगा जिसका नाम रहेगा विष्णुगुप्त। इसे अब याद करना है। ठीक, इसके बाद देखिए कौन आता है, वकाटक आएंगे सब। वकाटक वंश, इसमें कौन कौन आया? तो प्रवरसेन प्रथम, सॉरी बिंद शक्ति पहले संस्थापक के रूप में होगा, फिर प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, फिर पृथ्वीसेन, फिर रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, फिर दिवाकर सेन,
और इसके बाद जो आएगा प्रवरसेन द्वितीय। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? वाकाटक। कौन है? बिंद शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन द्वितीय, दिवाकर सेन और प्रवरसेन द्वितीय। वाकाटक के बाद जो आएंगे इसको मिटा दिया जाए। कल्याणी के चालुक्य। इसमें कौन है? तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, परमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर तृतीय, सोमेश्वर, और फिर आ जाएंगे यहाँ पे तैलप तृतीय। इसके बाद बादामी के चालुक्य। ठीक, बादामी के चालुक्य। इसमें कौन कौन है? जय सिंह, जय सिंह के बाद रणराग, पुलकेशिन प्रथम, प्रथम है पुलकेशिन प्रथम। एहोल अभिलेख से संबंधित है पुलकेशिन प्रथम। किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन फर्स्ट, फिर मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर विष्णुवर्धन, फिर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य फर्स्ट, फिर विनयदित्य, विजयदित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, और इसके बाद आ जाएगा कीर्तिवर्मन फर्स्ट। कीर्तिवर्मन सॉरी सेकेंड, वहां पे तो फर्स्ट था। कौन है? कल्याणी के चालुक्य में तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, परमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय, तैलप तृतीय। बादामी के चालुक्य जय सिंह, रणराग, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विष्णुवर्धन, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयदित्य, विजयदित्य, विक्रमादित्य और कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसको मिटाया जाए। अब आएगा पुष्यभूति। पुष्यभूति के संस्थापक जो उनका नाम ही पुष्यभूति है। पुष्यभूति के बाद नंदीवर्धन, फिर राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन सॉरी प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, फिर इसी में हर्षवर्धन, जो अंतिम पुष्यभूति शासक है जिसके समय वेंसांग आता है दरबार में, चीनी यात्री। इसी में हम लोग ऐड कर लेंगे इसी की बात थी जिसका नाम था राजश्री, और इसी के मतलब पति का नाम था गृहवर्मा, और उसके माता का नाम था यशोमती।
तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देंगे। अब लास्ट एक बचा है, सिंह विष्णु वंश। या सिंह वर्मन वंश। इसमें देखिए सिंह विष्णु, नंदी वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन फर्स्ट के बाद महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन द्वितीय, फिर नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर सिंह वर्मन, सिंह वर्मन के बाद आदित्य वर्मन, गोविंद वर्मन, सॉरी सिंह वर्मन के बाद गोविंद वर्मन, फिर आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन के बाद बुध वर्मन, बुध वर्मन के बाद यहां से लिख दे रहा हूं बुध वर्मन, बुध वर्मन के बाद कुंभ वर्मन, नहीं कुंभ नहीं, निरिप्तुंग, 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 फिर अंतिम सुल्तान अपराजित वर्मन, तो सिंह विष्णु या सिंह वर्मन वंश में कौन है? पहला सिंह विष्णु, फिर नंदी वर्मन फर्स्ट, फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन द्वितीय, फिर नरसिंह वर्मन, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सिंह वर्मन, गोविंद वर्मन, आदित्य वर्मन, बुध वर्मन, नृपतुंग, अपराजित वर्मन। तो ये राजनीतिक पहलू था प्राचीन इंडिया का। इन सभी शासकों के बारे में एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। इसके साथ अब हम लोग बात कर रहे होंगे दर्शन के बारे में, जैसे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन क्या था, चार्वाक दर्शन क्या था, बौद्ध दर्शन क्या था। दर्शन वहाँ पे धर्म है, यहाँ पे दर्शन, तो उसको बस लिंक करेंगे एक दूसरे से, देखेंगे किस दर्शन में क्या संबंध था, क्या दोनों में विच्छेद था। वेदांत दर्शन, पहली बात तो धर्म और दर्शन के बारे में भी समझा जाएगा कि धर्म क्या होता है और दर्शन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। तो इसके आगे अब हम लोग कल बात कर रहे होंगे, और वहाँ पे एक हम लोग मानव की उत्पत्ति से शुरू करेंगे, और इसके बाद जब दर्शन खत्म हो जाएगा तो इसी में एक धर्म ले लेंगे मुस्लिम, और उसको ऐड कर देंगे ले जाके मोहम्मद बिन कासिम। तो अपना जुड़ जाएगा कहाँ से, मिडवर्स से। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पहले आएंगे और उसको हम लोग कह रहे होंगे पूर्व मध्यकाल, और उसमें हम लोग छोटे छोटे वंशों जैसे गोपाल वंश, पाल वंश को गोपाल, यादव वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और इसी में उसको ले जाकर जोड़ दिया करेंगे। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो में, उसी जोश उसी उत्साह के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।